ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि मैक्सिमम लोगों के यूटी में आएगा, ये यूटी 1 में नहीं आया तो 2 में तो डेफिनेटली आएगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और 3-4 क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं। नाम क्या है? रैयतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी सिस्टम, एंड दे आस्क इट ओवर एंड अगेन, ओवर एंड अगेन, ओवर एंड अगेन, रुक रुक करके। ठीक है, ओके। सो हम कॉलोनियल अग्रेरियन पॉलिसीज में एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं। कॉलोनियल अग्रेरियन पॉलिसीज अपने आप में मैंने ये टर्म निकाला है। मैं जो बुक रेफर कर रही हूँ, मैं स्पॉटलाइट रेफर कर रही हूँ क्योंकि उसमें चैप्टर के नेम भी बहुत अच्छे हैं और बहुत डिवाइड करके दिया गया है। एनसीईआरटी ऑब्वियसली बेस्ट है, बट मैं एनसीईआरटी को रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स काफी ज्यादा है, प्लस एक एक टॉपिक पे अलग एक इंपॉर्टेंट पूरा एक चैप्टर ही है स्पॉटलाइट पर, तो मैं इंटीग्रेटेड स्पॉटलाइट रेफर करती हूँ। किसी को अगर लेनी है तो पीडीएफ फॉर्मेट में खरीद लो भाई। कॉलोनियल अग्रेरियन पॉलिसीज, बाकी कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सब में एक ही जगह कंटेंट होता है, इसीलिए सारे अलग अलग स्कूल के लोग एक साथ पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो बुक कोई भी लो। कॉलोनियल का मतलब है ब्रिटिशर्स, है बात की नहीं? क्योंकि ब्रिटिशर ही तो वो कॉलोनियल मास्टर है जिन्होंने हमें अपने कब्जे में कर रखा है। अग्रेरियन का मतलब है एग्रीकल्चर, तो ब्रिटिशर्स ने क्या एग्रीकल्चर की पॉलिसी बना रखी थी, इसी का ही चैप्टर का नाम है कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज। कहने का मतलब ये है वो कॉलोनियल मास्टर्स जिन्होंने हमें कब्जा कर रखा था, उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर के लिए क्या पॉलिसी बना रखी थी, ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो एग्रीकल्चर के ही बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर वॉज द मेजर ऑक्यूपेशन। बात सही है कि नहीं? अगर हम उस वक्त सारे लोग खेती ना करके सारे लोग इंजीनियर होते तो लिखा होता कॉलोनियल इंजीनियरिंग पॉलिसीज, है बात की नहीं? यस मैम। लेकिन हम सारे ही लोग उस वक्त एग्रीकल्चर करते थे, इसलिए जो कि ज्यादातर रूल बनाए ब्रिटिशर्स ने वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही बनाए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उनको इसी सेक्टर से मिलता था, क्योंकि हम लोग जो कमाते थे वो इसी सेक्टर में कमाते थे। तो इसी सेक्टर को अपने कंट्रोल में करने के लिए जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए थे, उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब मैं ये बताती हूँ। जब ब्रिटिशर्स बेटा इंडिया में नहीं थे, थोड़ा पहले की सिचुएशन पे जाते हैं। तो ये है जमीनें, ये है लहलहाते खेत, ये वरुण का खेत है। यहाँ पे ऐसे ढेर सारा ज्वार, बाजरा, सरसों, रागी, जो भी हम लोग घर में यूज करते हैं मस्टर्ड ऑयल के लिए, वीट, रोटी, चावल, राइस, एवरीथिंग इज सो वेल इन दिस वरुण का खेत। ये रहा वरुण का बड़ा सा खेत है। ठीक है, ये है मान्या का खेत। she is also having a lot of like ये बड़े बड़े से मान लो कि ये पान की कर रही है या इसने तुर या दाल की खेती, दाल उगा रखी है अपने में। ठीक है, तो ये इतने बड़े बड़े खाने के लिए हम लोग बहुत खुश हैं। ये दाल उगा रहा है, ये उगा रहा है वीट, ये वीट इसको दे रहा है, ये इसको दे रही है, आराम से सब इंडिया में सब लोग ऐसे ही रह रहे हैं प्यार मोहब्बत से। कुछ लोग एक तरह की क्रॉप उगा रहे हैं, कुछ लोग दूसरे तरह की क्रॉप उगा रहे हैं। मान लो कि वरुण के पास बहुत सारी क्रॉप उग जाती, उसको केवल 5 kg अपने घर के लिए चाहिए और ये उगा लेता है 500 kg अपने लैंड में, तो बची हुई ये 495 kg और लोगों को बांट देता है। ऐसे हम लोग ट्रेड सिस्टम में चलते हैं। कुछ लोग इसमें कॉइन्स का यूज भी करते हैं, सिल्वर का और गोल्ड कॉइन्स, और ऐसे हमारी ट्रेडिंग चलती है। किस किस को मोटा मोटा समझ आ गया हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं? अब ब्रिटिशर्स आ गए। ये वरुण की खेती है जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर वरुण की खेती खत्म हो जाती है। अब ब्रिटिशर्स आ गए, उनको प्यार मोहब्बत से तो रहना नहीं है वरुण और मान्या के जैसे, वो तो इंडियंस नहीं है, ये दोनों तो इंडियन है, इसलिए ये लोग प्यार से रहते हैं दूसरे के साथ, भाई बहन दोस्त। ठीक, हम लोग अब आ गए यहाँ पे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने वरुण की खेती को देखा, उनको लगा अरे वरुण के तो इतने बड़े बड़े, देखो कितने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, इसकी तो लैंड बड़ी अच्छी है। तो वरुण इसमें उगा रहा था वीट। ठीक है, वीट उगा रहा था, मैंने लिख दिया वीट। मान्या उगा रही है इसमें, मान्या क्या उगाना चाहोगी? चॉइस ऑफ योर फसल चूज कर लो। फसलों में भी चॉइस नहीं है। चलो मान्या तुर उगा रही है, ये है मान्या तुर मतलब अरहर की दाल। ठीक है, या मस्टर्ड उगा रही है, चलो मैंने इसको मस्टर्ड दे दिया। आई लाइक मस्टर्ड के फील्ड, इसीलिए मैंने इसको मस्टर्ड दे दिया। तो मस्टर्ड उगाती है मान्या, ढेर सारा ऑयल बनाती है, और ये वीट उगा के ढेर सारा आटा बनाता है। इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, सैम हो गई, वरुण हो गया, आदि हो गया, सबकी अपनी अलग अलग फील्ड है। कोई कॉर्न उगा रहा है, कोई कुछ, और हम लोग अच्छे से रह रहे हैं इंडिया में। ठीक है, और हम लोग जो उगाते हैं उसका तकरीबन तकरीबन 1/4 या 1/6 पार्ट हम लोग किंग को दे देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किंग वाला सिस्टम है बात की नहीं? अकबर, फिरोज शाह
और उसके अलावा इतने सारे किंग हुए हैं ना, औरंगजेब, इतने सारे, फारुखशियार, वो सारे किंग को जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उस वक्त तो जहांगीर था, मैंने बताया ना चैप्टर नंबर 1 में। तो मान लो ये लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, और जो भी क्रॉप ये उगाते हैं उसका 1/6, मान लो कि अगर 500 उगाया तो 500/6 kg वरुण एज अ टैक्स देता है किसको, जहांगीर एम्परर को। इतनी बात सबको समझ आ गई कि हम कैसे रह रहे हैं? यस मैम। हाँ ना, तो बोलो चलो भाई ठीक है। अभी वरुण की जो ये लैंड है, ये वरुण इस बार फिर आया सावन झूम के, और वरुण फिर उगाने लग गया इस पे, इस बार मेरा व्हीट उगाने का मन नहीं है, चलो इस बार मैं राइस उगा लेता हूँ। अब उसने राइस उगाना शुरू करा, उसने यहाँ पे राइस उगाया, यहाँ पे राइस उगाया। जब वो यहाँ पहुंचा तो ये बड़ा सा ब्रिटिशर आ गया, तोलू हैट वाला। वो कह रहा है कि तुम इस वाली जमीन पर नहीं उगा सकते जो मैंने तुमसे बोला, जो तुम उगाना चाहते हो। अब वरुण का मूड ऑफ है, वो बोल रहा है मैं क्यों नहीं उगा सकता, ये मेरी जमीन है। तो ये बोल रहा है क्योंकि अब तुम्हारा कंट्री किसके कंट्रोल में है, ब्रिटिशर्स के। तो जिस तरह तुम्हारा पूरा कंट्री ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, तो कंट्री का जितना जमीन है वो किसके कंट्रोल हुआ, किसके? मम्मा क्या बात कर रही है? मैं कह रही हूँ कि वरुण ने इस बारी, जब ब्रिटिशर्स के आने के पहले, वरुण अपने खेत पे वीट उगा रहा है आराम से, कोई मना नहीं कर रहा है, अपने वीट का कुछ पोर्शन वो किंग को दे रहा है एज अ टैक्स। आफ्टर अ व्हाइल व्हाट हैपेंड कि वरुण उगाना चाह रहा है अपनी फील्ड में राइस, लेकिन एक कॉलोनियल मास्टर यानी अंग्रेज आया और उसने वरुण को मना कर दिया, बोला तुम नहीं उगा सकते हो यहाँ पर राइस। बताओ क्यों मना कर दिया? कोई बता सकता है कि क्यों मना कर दिया मोटू ने वरुण को उगाने से? मैम क्योंकि वो उसकी लैंड है, तो वो ब्रिटिश लैंड लेना चाहते थे। करेक्ट, क्योंकि ये मोटू ये बोल रहा है कि ये पूरी लैंड अब ब्रिटिशर्स को बिलोंग करती है, और इस वाले रूल में ब्रिटिशर्स ने जो नए नियम कानून बनाए हैं उसी के हिसाब से तुम उगा सकते हो। तो ये बोला ये क्या बात होती है, जमीन तो मेरी है। बोला ये सब नहीं होता है यहाँ पर, जमीन किसी की भी हो, जो रूल हमने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही तुमको उगाना पड़ेगा, और यही तो जबरदस्ती है। इसी एक्सप्लॉयटेशन की तो हम बात कर रहे हैं, इसी के खिलाफ तो लड़के हमने उनको इंडिया से भगाया, क्योंकि वो जबरदस्ती करते थे वरुण जैसे लोगों के साथ। क्या जबरदस्ती करते थे? बोल रहे तुमने राइस इतने में उगा लिया, हमको राइस से मतलब नहीं है, बचे हुए एरिया में तुम क्या उगाओगे, इंडिगो। क्या उगाओगे? इंडिगो। इंडिगो उगाना पड़ेगा, ये आई सब जगह, ये इंडिगो है। वरुण का मन भी नहीं है इंडिगो उगाने का, लेकिन वरुण को इंडिगो ही उगाना पड़ेगा। समझ गए? वो चाहे या ना चाहे उसको इंडिगो ही उगाना पड़ेगा। तो केवल इंडिगो एक ऐसी प्लांट नहीं थी जिसको उगाने के लिए वो लोग मजबूर करते थे, ठीक है। अब मान्या गई, उसका मन है कि इस बार मैं कॉर्न उगाऊंगी, वो भी कॉर्न उगाने गई, लेकिन फिर उसको मना कर दिया मोटे ने, और क्या बोला कि तुम उगाओ यहाँ पर क्या, कॉटन। क्या होगा? कॉटन। अब कोई मुझे ये बताए कि कॉटन और इंडिगो का अंग्रेजों को क्या काम था? मैम कैश क्रॉप थे मैम ये। वेरी गुड। तो उन्होंने मान्या को कॉटन उगाने पे मजबूर करा। अब ये मान्या और वरुण ये इंडियन पीजेंट्स हैं, ये इंडिया में रहते हैं, दिल से हिंदुस्तानी है, लेकिन काम इनको अंग्रेजों के हिसाब से करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अंग्रेज ये बोल रहे हैं कि आप हमारी कंट्रोल में अब रहते हैं, हम अब यहाँ पे इंडिया में कोई किंग नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आप रह रहे हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो ही आपको मानना होगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की लॉ ये कहती है कि कुछ पार्ट अपनी खेती का आपको इंडिगो और कॉटन उगाना ही होगा। समझे? इतनी बड़ी लैंड है। उसमें एक सिस्टम बहुत फेमस था, उसको बोलते हैं 3 काठिया सिस्टम। 3 काठिया मतलब, काठ का मतलब होता है 8, 8, तो काठ और 8 मिलते जुलते हैं, तो 3 काठिया मतलब 8 में से 3 भाग। इफ आई डिवाइड योर लैंड इनटू 8 पार्ट्स, ये है आपकी लैंड, और इसको मैंने 1 to 4 में किया और ऐसे करके 8 में डिवाइड कर दिया। तो ये 8 के ये जो 3 पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, यहाँ पे आपको क्या उगाना पड़ेगा, इंडिगो। ये लॉ है, ठीक है। तो इस तरह का कोई सिस्टम था, 3 काठिया सिस्टम, बिहार में बहुत फेमस था। उसी की वजह से किसी ने शायद नाम सुना हो, चंपारण रिवोल्ट हुआ था। कौन सा रिवोल्ट? चंपारण। सुना है किसी ने? यस मैम। वो इसी सिस्टम की वजह से हुआ था, क्योंकि बिहार में किसानों को 3 काठिया सिस्टम के थ्रू 3/8 पार्ट पे इंडिगो उगाने के लिए मजबूर करते थे ब्रिटिश प्लांटर्स।
ठीक है, तो ये हमने यहाँ आज का सिस्टम समझ लिया कि हम लोग फ्री नहीं है अपने हिसाब से फसलें उगाने के लिए। तो फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स को कैश क्रॉप यहाँ पे एक टर्म है सीखने लायक कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ ये मजबूरी ये कर क्यों रहे इतना बुरा व्यवहार, क्योंकि कैश क्रॉप एक क्रॉप होती है जिसको उगाया जाता है फॉर कैश पर्पस। कैश का मतलब प्रॉफिट के लिए जिस क्रॉप को उगाया जाए उसका नाम होता है कैश क्रॉप। तो ब्रिटिशर्स ये कैश क्रॉप उगाते थे। कैश क्रॉप में फेमस है इंडिगो, क्योंकि कैश क्रॉप मतलब जो आप खाने के लिए यूज नहीं करते। कॉटन, जूट, टी, ठीक, टी ऑल्दो बेवरेज है बट इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कैश क्रॉप ओनली, क्योंकि मेजरली टी एक्सपोर्ट करने के लिए की जाती थी। तो कैश क्रॉप को अगर कोई बोलेगी कि मैम ये कैश क्रॉप क्या होती है, तो आप बोलोगे कैश क्रॉप जिसका पर्पस कंजम्पशन नहीं है, जिसका पर्पस कंज्यूम करना नहीं है, जिसका इकलौता पर्पस क्या है, मनी 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 मनी, जिस क्रॉप का पर्पस है उसको उगाया ही इसीलिए गया है कि उसको बेच के पैसा मिलेगा, उसको बोलेंगे कैश क्रॉप। तो अंग्रेजों को कोई हम लोगों से प्यार मोहब्बत तो ठीक नहीं की, हमारे भाई बहने भूखे मर जाएंगे, उनको क्या लेना देना, तुमको भूखे मरना है तो मरो, हमारे को केवल ये उगा के दे दो ताकि हम इसको इंग्लैंड ले जाके बेच दें। समझ गए? तो वो केवल ये चाहते थे कि आपके पास फूड क्रॉप हो या नो। कैश के ऑपोजिट क्या होती है? फूड क्रॉप। और फूड क्रॉप वो होती है जो वरुण और मान्य अभी तक उगाते चले आए हैं। व्हीट, बार्ले, जिससे हम खाना खाते हैं, ठीक है, मस्टर्ड, ग्राम, ये सब फूड क्रॉप्स है जो हम लोग उगाते थे, क्योंकि हम लोग बेसिकली एग्रीकल्चर खाना खाने हम ब्रिटिशर्स फूड क्रॉप उगाने ही नहीं देते थे ना, उगाने देते थे बट बहुत कम एरिया में, और उतने कम एरिया में उतना उग नहीं पाता था क्योंकि बहुत बार सूखा पड़ जाता था, बहुत बार बाढ़ आ जाती थी। तो जो हम लोग अपने जितना जितना हमारा पैदावार होना चाहिए था खाना खाने के लिए सफिशिएंट, उसे बहुत कम हो पाता था, क्योंकि मेजर एरिया में वो लोग इंडिगो और कॉटन जबरदस्ती उगाते थे क्योंकि उनको ले जाना होता था। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो ये तो ब्रिटिशर्स का पॉइंट है कि वो क्यों कर रहे हैं ये सब। तो अपने आप को इतना ज्यादा प्रॉफिट, कैश क्रॉप, फूड क्रॉप लिख लो सब लोग क्या होती है। एग्जाम्पल मैंने किस किसने लिख लिया है? कैश क्रॉप, फूड क्रॉप। मैम फूड क्रॉप भी लिखना है? कैश क्रॉप लिख लो। पहला पॉइंट, पहले हेडिंग यही डालो, चैप्टर डालो कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी, और पहला टर्म लिखो कैश क्रॉप, और उसके नीचे नीचे लिखो ब्रिटिशर्स यूज्ड कैश क्रॉप ब्रिटिशर्स यूज नहीं, ब्रिटिशर्स। मैम हेडिंग वापस बता दो। हेडिंग बता रही हूँ मैं। पहले ऊपर चैप्टर लिखोगे कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी कैप, ठीक, फिर नीचे लिखोगे कैश क्रॉप्स क्या होती है। ठीक है, कैश क्रॉप में एग्जांपल लिखोगे क्रॉप्स विच आर ग्रोन ओनली फॉर प्रॉफिट पर्पस, जिनको केवल प्रॉफिट पर्पस के लिए उगाया जाता है। दैट्स हाउ यू विल राइट इट। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कॉटन, टी, जूट, इंडिगो। फिर नीचे लिखोगे ब्रिटिशर्स forced Indians for growing cash crops for their benefit of trade। बस यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक, ठीक, आगे लिखना है दे ऑल्सो चेंज्ड। उन्होंने, इतना तक तो मैंने ये लाइन तक तो समझा दिया कि अपने बेनिफिट के लिए ब्रिटिशर्स हमें फोर्स करते थे कुछ उगाने के लिए, वो कुछ है कैश क्रॉप। और उन्होंने साथ साथ क्या चेंज कर दिया?
they also changed land revenue models in their favor. इस लाइन का क्या मतलब है, कौन बच्चा बताएगा? हम रिपीट कर दो लाइन। They also changed land revenue models in their favor. अपने फेवर में उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एक टर्म है लैंड रेवेन्यू, ठीक है, उसको नीचे ऐसे एरो बनाना और लिखना टैक्स गिवन बाय फार्मर्स। अब इससे कुछ याद आ रहा है? लैंड रेवेन्यू क्या होता है? लैंड रेवेन्यू पुराने जमाने में कुछ और नहीं, वो जो 1/6 वरुण दे रहा था किसको, जहांगीर को, वो क्या था, रेवेन्यू ही था जहांगीर का। तो हम लोगों का पहले का सिस्टम एकदम अलग था, जब हम लोग किंग लोगों को रेवेन्यू देते थे और किंग लोग अपने सामंत के थ्रू या फिर अपने नोबल्स के थ्रू या जमींदारों के थ्रू हम लोगों से टैक्स वसूलते थे। ये 1/6 लैंड रेवेन्यू ही है। बट ब्रिटिशर्स अब आ गए हैं, तो अब हम लोगों के माई बाप कौन हो गए हैं, ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने ये रेवेन्यू वाले लॉ चेंज कर दिए। फॉर एग्जाम्पल वरुण से जो जहांगीर है वो केवल 1/6 मांग रहा था कि तुम अगर अपने खेत में 12 केले उगाते हो तो मेरे को केवल 2 दे दो, क्योंकि 12/6 क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। लेकिन अभी जो अंग्रेज आ गए वो बोल रहे हैं वरुण से कि अगर तुम 12 केले उगाते हो तो मुझे 6 दे दो और 6 रखो अपने घर में। वरुण कहेगा ये क्या बेवकूफी है, 50% टैक्स कौन मांगता है। तो ये वही बात है कि उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी किसके फेवर में चेंज कर लिया, अपने फेवर में। क्यों? बिकॉज दे आर ग्रीडी पीपल, दे हैव ग्रीड ओनली फॉर मनी। किस किसको ये बात समझ आ गई? मेरे को सबको आ गई? किसी के दिमाग से जाएगी तो नहीं? अगर एक एक वर्ड क्लास में ध्यान से सुनते रहोगे तो चैप्टर पढ़ के और उसको याद करने की नीड एकदम खत्म हो जाएगी और यूटी में पूरे नंबर ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो अब हमने ये इतना बड़ा महान मेहनत किया है लिखने के लिए, तो ऑब्वियसली किसी पर्पज से किया होगा। ऑब्वियसली मैंने लैंड रेवेन्यू मॉडल्स यहाँ पे एक तरफ जानबूझ के डाला है ताकि ये पता चल जाए कि लैंड रेवेन्यू के ढेर सारे मॉडल्स होते हैं और वो सारे मॉडल्स ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं हमारे से लैंड रेवेन्यू यानी पैसा वसूलने के लिए, वो पुराने वाले सिस्टम को हटा के। तो वही लैंड रेवेन्यू मॉडल्स जो है उनके नाम है परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी और रैयतवारी। इतना किसने लिख लिया? लिख लो ना तो बता देना। ठीक है। दे ऑल्सो चेंज लैंड रेवेन्यू मॉडल्स इन देयर फेवर। उन्होंने लैंड रेवेन्यू मॉडल्स भी अपने फेवर में कर दिए। अब हेडिंग डालो मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। कि ये सबने लिख लिया है ना? Can you speak a little louder? 100 पर है बेटा, ये सबने लिख लिया है ना? यस मैम। ओके, डालो मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। कि अब उन्होंने पुराने वाले लैंड रेवेन्यू को जो वरुण 1/6 दे रहा था उसको चेंज करके कौन कौन से सिस्टम लेके आए हैं। सो वो एक सिस्टम लेके नहीं आए कि अभी जहांगीर अगर वरुण से 1/6 ले रहा था तो उन्होंने बोला कि अब तुम बस 1/2 दे दो मेरे को। ना, अलग अलग जगहों पे उन्होंने अलग अलग सिस्टम लगा दिए थे, अलग अलग टाइम पे उन्होंने, वो यहाँ पे 200 साल रहे हैं, 200 सालों में उन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिस्टम लगाए हैं, इसीलिए हमको ढेर सारे पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, ये हो गया हेडिंग। मेजर लैंड रेवेन्यू को आर से लिख रही हूँ और सेटलमेंट को सेटल से लिख रही हूँ डॉट डॉट डॉट। तो मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में पहला जो है वो है इज्जतदारी सिस्टम। क्या है? इज्जतदारी सिस्टम। यानी ये पहला सिस्टम है जो अंग्रेज हमको यानी ब्रिटिशर्स पुराने वाले को छोड़ के जब नया सिस्टम लाए तो पहला सिस्टम उन्होंने उसका नाम रखा इज्जतदारी सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद में 3 और तरह के सिस्टम आए, उसका नाम था परमानेंट, महलवारी और रैयतवारी, जो मेन है, जो आते ही हैं एग्जाम में। लेकिन सबसे पहले आया था इज्जतदारी सिस्टम। इज्जतदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था कि एक तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, किसी को पता है?
सॉरी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, किसी को पता है? पता तो होगा। मैम रॉबर्ट क्लाइव। नो, क्लाइव तो वॉर के बाद चला गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स नाम सुना है? सुना है? यस मैम। तो हम जो भी सिस्टम लिखेंगे Yes, ma'am. उसके जस्ट नीचे पहली लाइन लिखेंगे इंट्रोड्यूस्ड बाय, क्योंकि ये पूछते हैं 1 नंबर में। तो जो भी सिस्टम लिखोगे उसके जस्ट नीचे वो उसका नाम लिखोगे जिसने इंट्रोड्यूस करा है। तो इंट्रोड्यूस किसने करा है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है। सो व्हाट हैपेंड Yes, ma'am. कि जब बैटल ऑफ बक्सर खत्म हो गई और बंगाल का जो नवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उसने ये रियलाइज करा कि जितना रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। यानी जितना रेवेन्यू वो लोग, बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, याद आया? बैटल ऑफ बक्सर मैंने पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया है बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है कि दीवानी राइट्स का मतलब राइट टू कलेक्ट टैक्स मिल जाता है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। याद आया किसी को? यस मैम। सबके दिमाग से गायब है। चलो फिर से सुन लो। ब्रिटिशर्स इंडिया में बहुत 1608 में आए हैं। 1608 से लेकर के 1764 तक they were almost doing as ट्रेडिंग कंपनी ओनली। उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। इन 1764 इज अ टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, जब पहला बड़ा बैटल हुआ है इंडिया के एक नवाब, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच, क्योंकि बंगाल गढ़ था। इट वाज अ सेंटर फॉर ट्रेड फॉर ब्रिटिशर्स, इसलिए इसको बैटल ऑफ, इसलिए बंगाल को हमेशा ऊपर नाम पे रखा जाता है। बैटल का नाम है बक्सर। यानी 1608 टू 1764, नियरली 150 इयर्स, आने के 150 इयर्स तक दे वर ओनली अ ट्रेडिंग कंपनी। बट मैम बैटल ऑफ प्लासी भी तो हुआ था। हाँ बता रही हूँ, बैटल ऑफ प्लासी तो एक मिड पॉइंट है, उसके बाद ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ है कुछ ही साल के बाद। लेकिन 150 इयर्स तक दे वर नियरली अ ट्रेडिंग कंपनी ओनली। हमारे यहाँ के लोगों से परमिशन लेकर के वो ट्रेड करते थे, और परमिशन में वो कुछ कंसेशन मांगते थे कि यार 5-10% छूट दे दो ना, इतना टैक्स कौन पे करता है, हम तो आपके यहाँ रोज रोज, जैसे तुम लोग जाते हो बार्गेनिंग करने, मम्मी लोग जाती हैं कि भैया आपके यहाँ से हम रोज सामान लेते 10 रुपए सस्ता दे दो, वैसे ही वो भी बार्गेनिंग करते थे हमारे यहाँ अपना ट्रेड करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जड़ें फैला रहे थे, और जैसे वो 1608 में थे उससे बहुत ज्यादा ताकतवर वो 1750 में हो गए थे। इतने ज्यादा ताकतवर हो गए थे कि 1757 में जब बंगाल के नवाब ने उनको भगाने का कोशिश करा तो उनने उनके ही एक वजीर को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया, इतना अंदर तक घुस गए थे वो। इस चक्कर में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा ही नहीं गया और बंगाल का नवाब बिना लड़े ही हार गया। क्यों? क्योंकि उसकी सेना ने साथ दे दिया ब्रिटिशर्स का। तुम समझ जाओ कितने पावरफुल हो गए होंगे कि उनको किसी दूसरे को भड़काने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बिकॉज वो 150 सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी में उनको दीवानी राइट नहीं मिला, मतलब पैसा कलेक्ट करने का राइट उनको नहीं मिला। वो ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेड करते थे, ट्रेड में जो प्रॉफिट होता था उसको वो ले जाते थे अपने लंदन, ठीक है। लेकिन उनके पास इंडिया में जो जमीनें हैं उन पर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो बैटल ऑफ बक्सर में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, BVO, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 स्टेट की दीवानी राइट्स मिल गई। दीवानी राइट्स का मतलब दे हैव राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स। किससे? फार्मर से। बल्कि अभी वरुण टैक्स किसको दे रहा था? जहांगीर को। लेकिन आज ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अगर 3 जगह वरुण रहता है, तीनों में से किसी भी जगह रहता है, तो अब वो टैक्स किसे देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये हुआ है बैटल ऑफ बक्सर में। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही वॉरेन हेस्टिंग्स है जो डुअल गवर्नमेंट लेकर के आया है बंगाल में। और वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने तब ये रियलाइज करा कि यार जितना हमें कलेक्शन से पैसा मिलता है, भाई वो कलेक्ट क्यों कर पा रहे हैं? वो कलेक्ट इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि दीवानी राइट्स मिल गए उनको। कब मिले? बैटल ऑफ बक्सर में। तो जब बैटल ऑफ बक्सर में दीवानी राइट हो जाते हैं, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 टू 77 है शायद ये। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब बनता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ EEIC,
ऑफ बंगाल, तो क्या होता है कि उसको ये पता चलता है कि जितना रेवेन्यू आ रहा है लैंड रेवेन्यू, क्योंकि उन बंगाल बिहार उड़ीसा की जो लैंड उनको मिल गई है उसका कलेक्शन करने लगे वो फार्मर से। अब फार्मर डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं पैसा, यानी अपना जो भी उगाते हैं उसका कुछ पोर्शन वो इनको दे देते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स को आके। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने देखा कि फार्मर लोग लाइन में लगे हुए हैं, सब लोग अपना टैक्स पे कर रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ टेबल पे बैठे हुए हैं मस्त चेयर लगा के, ये है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये लोग आके पैसा इनको दे रहे हैं। ये जब कलेक्ट करेंगे तो इन्होंने देखा, इन्होंने कलेक्ट किया 100, और कंपनी का खुद का सारे एम्प्लॉय का सैलरी मिला के कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो है नियरली 150। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने सोचा यार कंपनी का जितना एक्सपेंडिचर है उससे तो कम रेवेन्यू मुझे मिल रहा है, तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा। तो उन्होंने फिर सोचा कि हमें इनसे थोड़ा ज्यादा टैक्स वसूलना चाहिए। समझ गए कि नहीं? यस मैम। इसी वजह से उन्होंने क्या बोला, उसने यस मैम। अब वो हर एक के घर जाके तो बोल नहीं सकता कि कल से तुम ज्यादा टैक्स देना, कल से तुम ज्यादा टैक्स देना, क्योंकि अंग्रेज लोग अल्टीमेटली आए तो बहुत दूर से थे, वो पर्सनली किसी को नहीं जानते थे। तो वो एक सिस्टम लेकर के आए, उन्होंने उस सिस्टम में बोला कि द लैंड वुड बी गिवन टू द हाईएस्ट बिडर। क्या क्या बोला उन्होंने? द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन द लैंड वुड बी गिवन टू हाईएस्ट बिडर। आप समझते हो बिडिंग क्या होती है? यस मैम। मान लो 10 लोग, तुम सारे के सारे लोग ऑक्शन में बैठे हुए हो, सबसे ज्यादा पैसा जो बोलेगा उसको मिलेगा राइट टू कलेक्ट। अब ये राइट टू कलेक्ट क्या है? ये वही बात है जो भी मैंने बोली कि ब्रिटिशर्स ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो खुद सबके घर नहीं जाते कलेक्ट करने टैक्स। कलेक्ट करने कौन जाता है? उनका एजेंट, जिसको हम लोग जमींदार भी बोलते हैं, और यहाँ पर उनको बोलेंगे इज्जतदार। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये सिस्टम है इज्जतदारी, तो उनको बोलेंगे इज्जतदार। तो कुल मिलाकर के ब्रिटिशर्स को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने के लिए कुछ एजेंट को हायर किया था कि आप जाएंगे हमारे बिहाफ पे किसानों से टैक्स लेके आएंगे, और उन एजेंट का नाम क्या है? इज्जतदार। और ऐसे ही किसी को नहीं मिलेगी ये इज्जतदारी वाली पोजीशन, उसको मिलेगी जो सबसे ज्यादा बड़ी बिड लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम पांचों लोग को इज्जतदार बना दिया ब्रिटिशर्स ने, और समृद्धि, आदि, शाश्वत, वरुण और मान्या सबसे पूछा कि तुम कितना लाके दोगे किसानों से। मान्या बोली मैं लाके दूंगी 5 करोड़, समृद्धि बोली 10 करोड़, आदि 15, वरुण बोल रहा है 50 करोड़। तो ये बिड किसको मिलेगी? वरुण को। क्यों? क्योंकि वरुण ने वादा किया है कि वो कितना टैक्स वसूल के लाएगा? 50 करोड़। और ईस्ट इंडिया कंपनी को तो केवल किस चीज से मतलब है? पैसा 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 पैसा। किस किस को बात समझ आ गई? तो बस इतना ही है इज्जतदारी सिस्टम। ठीक है, ओके। Those who were given right to collect were known as इज्जतदार। इतने 2 पॉइंट इसमें लिखे हैं। Those who were given right to collect were known as इज्जतदार। इज्जतदार। चलो ठीक है। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? कोई सोच के बता सकता है? बताओ बताओ। मैम जिसने हाईएस्ट बिड लगाई होगी, और मैम अगर वो पैसे उतने नहीं लेके पाया होगा तो मैम वो प्रॉब्लम हो सकती है। सिंस ये बिडिंग का पार्ट है, तो ऑफन इज्जतदार लोग एक दूसरे से जीतने के चक्कर में ज्यादा बड़ी बिड लगा देते थे। उतना रेवेन्यू वो फार्मर से कलेक्ट नहीं कर पाते थे, तो वो फिर फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, उनको धमकाते थे, डराते थे, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल होता था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स को वादा कर रखा है। और ब्रिटिशर्स तो रूल ऑफ लॉ पे जाते हैं, उनके पास में बहुत ज्यादा, ये तो डॉन टाइप के हैं,
कि डॉन ने बोल दिया तो लाके देना पड़ेगा। अगर आप लाके नहीं देंगे तो ये क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको बिड नहीं देंगे, आपको निकाल देंगे, आपको इज्जतदार वाली पोजीशन नहीं देंगे। तो इज्जतदार लोग अपनी पोजीशन बचाने के चक्कर में बहुत बार ना चाहते हुए या चाहते हुए भी फार्मर्स का, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान इसमें किसका हुआ, फार्मर का। सबसे ज्यादा बिडिंग को लगाएगा तो वो अल्टीमेटली लेके तो फार्मर से ही आएगा ना। तो फार्मर्स का अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। बिडिंग जो की जाती थी उसका लॉजिक से कोई कनेक्शन ही नहीं है। बिडिंग करते वक्त लैंड की प्रोडक्टिविटी देखनी चाहिए कि लैंड उतनी उगा सकती है कि नहीं। ये लैंड की प्रोडक्टिविटी नहीं देख रहे, आपस में हेलो हेलो करके जिसने हाईएस्ट बोला उसको बिड दे दिया, ऐसी बिडिंग होती है। तो लैंड की प्रोडक्टिविटी को देखे बिना बिडिंग करना बेवकूफी है कि नहीं। Yes, ma'am. ये सारी चीजें ये लोग देखते ही नहीं थे कि लैंड की प्रोडक्टिविटी कितनी है कितनी नहीं है, जिसने हाईएस्ट बिड करा उसको दे दिया। ये है इज्जतदारी का सिस्टम। इसमें केवल 2 ही पॉइंट है। अगर नेगेटिव देखना होगा तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट लास्ट में एक और लिख लो, इट वॉज अ फेलियर। अब ये बताओ कि तुम ये बताओ मुझे कि ये फेलियर होगा या सक्सेस होगा। Ma'am, failure. इट वॉज अ फेलियर ऑब्वियसली, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है। क्यों फेलियर है ये, बिकॉज देयर वॉज नो बिडिंग अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। बिना लैंड की प्रोडक्टिविटी को देखे हुए बिडिंग कर दिया और फिर उसके लिए किसानों को मजबूर कर रहे हैं। इस वजह से ये सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि किसान उतना उगाते ही नहीं थे जितनी बड़ी बड़ी बिड ये लोग लगा देते थे। समझ रहे हो ना बेटा, उसके खेत में उतना उगता ही नहीं है जितना तुमने अपना वादा कर दिया है देने का ब्रिटिशर्स को, उतना उस बेचारे के खेत में होता ही नहीं है। तो वो क्या करे। ठीक है, तो यहाँ पर इज्जतदारी खत्म हो गया। जब ये लिख लेना तो मुझे बताना, फिर मैं परमानेंट सेटलमेंट पढ़ाऊंगी। और आज के लिए इतना ही। मैम रीजॉइन करना है ना। कितना टाइम बचा है। हाँ रीजॉइन करना है, परमानेंट सेटलमेंट तो पढ़ना ही है। अभी तक ऐसी कोई बात है जो तुम में से किसी को ना समझ आई हो। नो मैम। आदि सब समझ आ रहा बेटा। यस मैम। ध्यान से पढ़ते रहो, ये सब पेपर में एज इट इज आता है। इज्जतदारी परमानेंट सेटलमेंट लिखने को पूरे पूरे नंबर आते हैं। इस बार 9th में मैक्सिमम है, वो 1 साल से पढ़ रहे हैं 9th वाले बच्चे, 8th में भी थे मेरे पास। मैक्सिमम लोगों के दे आर स्कोरिंग फुल मार्क्स।